टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो भारत के एक खास खिलाड़ी जिनका नाम ही वेरी वेरी स्पेशल पड़ गया, वीवीएस लक्ष्मण। जब भी ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात होती है वीवीएस लक्ष्मण की बात होती है और वजह है उनकी एक पारी, और सिर्फ एक पारी नहीं, हालांकि एक पारी से उनको डिफाइन कर दिया गया है 281 और उसी पर आप सबको पता है कि वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है। और शायद भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी क्रिकेटर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम एक टेस्ट इनिंग्स पे है। तो वीवीएस, मेरा पहला सवाल यही है कि 281 एंड बियॉन्ड आपने जो नाम डाला है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? इसके पीछे ये रीज़न है विमल की, हमेशा जैसा आप पता है कि लोग डिफाइन करते हैं, लोग रिलेट करते हैं वीवीएस लक्ष्मण और कोलकाता टेस्ट मैच और 281 की वो जो बारी मैंने खेला। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना 281 के पहले और 281 के बाद में भी काफ़ी ऐसे चीज़ हुए हैं जिसके वजह से मैं इतने साल भारतीय टीम में शामिल हुआ हूँ मैं। तो इसी वजह से इट्स 281 एंड बियॉन्ड कि एक नॉक ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण नॉक था मेरे लिए और टीम के लिए। लेकिन उसके बाद भी, उसके पहले भी बड़े अच्छे नॉक्स मैंने खेला है अपने देश के लिए। और पूरा जर्नी जो है वही एक संतुष्ट वाली जर्नी है मेरे लिए। क्योंकि देखिए, बतौर क्रिकेटर हर एक खिलाड़ी भारत में क्रिकेट खेलना चाहता है, अपने देश के लिए खेलना चाहता है, लेकिन कितने खिलाड़ियों को वो मौका मिलता है। लेकिन मुझे 16 साल अपनी भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए मौका मिला है। इसी वजह से ये जर्नी मैं शेयर करना चाह रहा था मेरे वेल विशर से और इंडियन से। वीवीएस, एक चीज़ जो देखने को मिली, आप पूरे करियर में रहे, हम लोगों ने आपको थ्रू आउट, मतलब जब भी आप खेले कवर भी किया ज़्यादातर टाइम में, हम लोग खुद टीवी चैनल्स रहे हैं, कंट्रोवर्सी कई बार रहती थी, हेडलाइन, और आप कैसे बचे रहे? ये क्या रीज़न रहा कि कभी भी ना मीडिया की तरफ से या कहीं भी आप कंट्रोवर्सी में नहीं रहे? क्या कोई फार्मूला आपने इजाद किया था या ये आपकी नेचर है? देखिए, मेरा ये नेचर है। और देखिए, मैं हमेशा खेलते समय यही सोचता था कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी मेरे जहन में है, वो मैं लोगों से उतना शेयर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ मेरे प्रिय मित्रों के साथ या मेरे कोलीग्स के साथ या कोचेस के साथ या मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही मैं शेयर करता था। क्योंकि वो एक सेरेनिटी होता है, एक टीम का जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसी वजह से आई नेवर एवर क्रॉस दैट लाइन, यू नो। एंड ऑल्सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी, जितना नेचुरल मैं था, मैं आई वाज वेरी वेरी नेचुरल। कभी भी मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे जो है अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज मेरा फोकस जो है ना सिर्फ रन्स बनाने के लिए ही था। तो एक चीज़ बताइए, ये एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कई बार जैसे हम लोग इंडियन टीम में देखते हैं, कोई इस ग्रुप का है या किसी की उससे ज़्यादा पड़ती है, अलग तरह का नॉर्थ साउथ लैंग्वेज क्लास पढ़ाई लिखाई वाले क्रिकेटर कम कर, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण आप फिट, आप वीरेंद्र सहवाग और जैक के साथ भी कंफर्टेबल हैं, आप राहुल द्रविड़ के साथ भी जो हैं, अनिल कुंबले के साथ भी आपकी वैसी दोस्ती, वीरेंद्र सहवाग भी आपके अच्छे दोस्त, इरफान पठान भी आपके नाम का गाना। ये अलग अलग तरह के नॉर्थ साउथ लैंग्वेज, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, मजाकिया पार्टी वाले, हर तरह के लोगों के वीवीएस लक्ष्मण कैसे, आप आलू की तरह कैसे फिट हो जाते रहे? सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण ने, देखिए इंडिया इज बिग कंट्री, बड़ा कंट्री है। और लेकिन जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं कौन से शहर से आया हूँ, मैं कौन से जोन से आ रहा हूँ। मैं हम सब इकट्ठा एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो नेशनल टीम है। और सबके जहन में, सबके दिमाग में यही रहता है कि हमें इकट्ठा होकर खेलना है और मैच जिताना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। तो यही मेरे जहन में भी था। और देखिए, खुशकिस्मत समझता हूँ मैं कि जिसके साथ मैं खेला है, और सिर्फ 1-2 साल नहीं, और सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के साथ ही नहीं, इतने खिलाड़ियों के साथ मैंने खेला है। जो एक फैमिली का जो माहौल है ना, वो हमारा इंडियन टीम का माहौल होता था। एंड एक दूसरे के लिए सोचते थे, फील करते थे। अगर कोई सफल होता तो खुशी महसूस करते थे, और अगर कोई असफल हो रहा है या किसी एक बैड फॉर्म से गुजर रहा है तो हम जाकर उनको मदद करने की कोशिश करते थे। तो ये जो माहौल है, इसी वजह से इट वाज अ मेमोरेबल फेज मेरे ज़िंदगी में। 16 साल जो मैं वो माहौल में था, वो एक टीम, इंडियन क्रिकेट टीम ही नहीं था, एक एक्सटेंडेड फैमिली था मेरे लिए। बट लेकिन कितना आसान होता है वीवीएस, जैसे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कंपटीशन है, आपके साथ पीयर्स रहते हैं, आप जिस टीम से खेल रहे थे एक से एक दिग्गज खिलाड़ी थे, तो वहाँ पर सिक्योर रहना और चीज़ों को, जैसे आपको भी कई बार, जैसे आप टीम से अंदर बाहर भी रहे,
वहाँ पर कैसे कंपोजर रखते थे, ये कितना बड़ा चैलेंज होता था? क्योंकि इंडियन टीम के लिए खेलना सिर्फ 11 लड़के ही खेलेंगे पूरी कंट्री में, बाकी सब में उतना कंपटीशन नहीं, इसको कैसे मेंटेन करते थे? देखिए मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से मेरे को छोटे जब से ये सिखाया गया है कि देखिए यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। आप हमेशा यही कोशिश करें कि पिछले दिन से क्या आप बेहतर होते जा रहे हैं, आपका प्रदर्शन क्या बेहतर होते जा रहा है। अगर आप दूसरे से तुलना करते रहेंगे तो आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या पोटेंशियल है और आपकी क्या क्षमता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा था पूरे जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा था कि मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ मैं, और हर एक दिन मैं यही कोशिश कर रहा था कि मेहनत करते हुए क्या मैं बेहतर होते जा रहा हूँ, क्या मेरे जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से और मेरे टीम के जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, क्या वो मैं मीट कर रहा हूँ और फुलफिल कर रहा हूँ। तो मैं कभी भी ये नहीं सोच रहा था कि कोई दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरा स्वाभाविक गेम खेलते हुए मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और मेरा बल्ला बात करेगा तो ऑटोमेटिकली मैं टीम में रहूंगा। तो लेकिन ऑनेस्टली क्या कभी भी आपको अफसोस नहीं हुआ, बिटरनेस नहीं? कई चीज़ें जैसे आपके करियर में, जैसे वनडे क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर को मिला जो शायद मतलब बाद में भी लोग बात करते हैं आपसे उतने 19 थे वो खेल गए, आप उनसे 21 थे। या वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप जो ऑब्वियसली 2003 का वर्ल्ड कप जहां पर दिनेश मोंगिया गए आपकी जगह, ये अब भी आपके करियर का भी लो फेज था। जॉन राइट ने लिखा कि एकमात्र वो फेज था जब आपकी उनसे बात भी नहीं। उस एपिसोड के बारे में बताएं। जी हाँ, देखिए बिटरनेस तो कभी मैं महसूस किया ही नहीं और करूँगा भी नहीं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ और हमेशा मैं ये देखता हूँ कि मुझे भगवान ने क्या दिया है। और देखिए मैं स्टार्टिंग इंटरव्यू में बोला स्टार्टिंग में ही कि कितने लोग भारत के लिए खेलते हैं, इतने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स है, इतने क्रिकेटर्स मैदान में खेलते हैं, लेकिन कितने लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं 134 टेस्ट मैच 16 साल जब मैं भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करा, तो क्या बिटरनेस है? बिटरनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर है, अफसोस। 2003 विश्व कप के बारे में आप बात करें, बिल्कुल अफसोस हुआ था, मैं गुस्से में भी आया था मैं, और काफ़ी। तो जॉन राइट से बातचीत फिर कब से शुरू हुई? बंद हो गई और फिर कैसे, कहाँ से आइस किसने ब्रेक किया? देखिए वो न्यूजीलैंड टीम में टूर में मैं बात नहीं कर रहा था, क्योंकि एकदम अपसेट था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं डिजर्व करता हूँ मैं वो भारतीय टीम में शामिल होकर वर्ल्ड कप में जाकर वर्ल्ड कप जिताना अपने देश के लिए मेरा एक मकसद था और मेरा एक सपना था। और मेरा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था। अगर प्रदर्शन मेरा सही नहीं था और मुझे चयन नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन मेरा प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद मेरा चयन नहीं हुआ, तो उधर थोड़ा मैं जरूर निराश। सौरभ से भी नाराजगी थी उस फेज में? देखिए क्रिकेट छोड़ देने वाला था मैं, मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था, मेरे कोच और मेरे अंकल्स किसी को भी पता नहीं था, मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था जो क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं डिसाइड कर लिया था और एक निर्णय लिया था कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा मैं। और खुशकिस्मत की ये बात है कि विमल 5 महीने थे वर्ल्ड कप के बाद, 5 महीने के बाद अगला डोमेस्टिक सीजन और फर्स्ट क्लास सीजन और इंटरनेशनल सीजन शुरू होने वाला था। ये 2003 की बात है। हाँ। तो यूएस चले गया था मैं, और मेरे जो छोटे बचपन के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उनके साथ टाइम बिताया मैं। और 1 महीना 2 महीना मैं उधर था, लेकिन 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ऐसा लगा कि कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। अगर उसके बारे में मैं अगर जब सोच रहा था तो क्या मिस कर रहा हूँ, वो है क्रिकेट बॉल को मारना, जो लगाव, जो प्यार, जो पैशन क्रिकेट की तरफ था, वो मिस कर रहा था मैं। क्रिकेट ग्राउंड में जाकर बैटिंग करना मिस कर रहा था, मैचेस खेलना मिस कर रहा था। तो देन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि देखिए ज़रूर वर्ल्ड कप मैं खेला नहीं, लेकिन उसके वजह से अगर मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा तो मेरा ही नुकसान है। तो वर्ल्ड कप अगर डिसअपॉइंटमेंट है, उसको आप ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है और आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वापस मैं आया और 2003-04 का बहुत ज़बरदस्त सीज़न था मेरा। मुझे याद है मैं आपसे पहली बार मिला था दिल्ली में ही, आप 2003 में जब जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ ए की टीम को लीड कर रहे थे, आपको मैं पहली बार मिला और उस समय भी मैंने आपसे चर्चा की थी, लेकिन तब तक मैं आप संभल चुके थे, आप वो अफसोस जा चुका था। नहीं, एक्चुअली वो वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी मैं नहीं जाने वाला था। वर्ल्ड कप के बाद रणजी ट्रॉफी, क्योंकि वो सीजन खत्म करना चाह रहा था मैं, तो वर्ल्ड कप होने के बाद रणजी ट्रॉफी खेल रहा था हैदराबाद के लिए, और दिल्ली में मैच था, और मैच के बीच में बीसीसीआई से कॉल आया कि मैं कैप्टन हूँ इंडिया टीम के लिए, वेस्ट इंडीज में जाकर रेड स्ट्राइप जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें खेलना है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगेन मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे फादर ये बोले थे कि देखिए when you selected for your team you have to go and play। तो इसी वजह से मैं गया था उधर, लेकिन that was one of the toughest and torturous
पीरियड इन माय लाइफ, नॉट करियर, इन माय लाइफ। और वेस्ट इंडीज सीरीज से आने के बाद, इंडिया का जो दौरा था, आने के बाद मैं डिसाइड करा कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ मैं। लेकिन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड आई फील, देखिए अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको लगाव है, किसी चीज़ के ऊपर के प्रति आपको प्रेम है, तो वो चीज़ कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। और वो जो लगाव, जो पैशन, जो प्रेम मेरे लिए हमेशा क्रिकेट रहा है। तो एक चीज़ उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा था, 281 बहुत बड़ी पारी थी, इंडियन क्रिकेट सीरीज़ जीते, सारी चीज़ें सब लोग बात कर चुके, इसके बारे में लगातार बात रहती है। लेकिन जब आप 18 साल बाद उस पारी को देखते हैं, 17 साल बाद, और अब जब भी एक तरह से देखा जाए इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा माइलस्टोन, लोग बात करते हैं प्री 281 और पोस्ट 281, वहाँ से टीम इंडिया का एक तरह से देखा जाए एक नई टीम इंडिया आई, या बाहर में जीतना शुरू किए और एक कॉन्फिडेंट टीम इंडिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिल गया कि आपकी इनिंग्स ने इंडियन क्रिकेट के एक एरा को डिफाइन किया कि भाई? मुझे नहीं लगता है, लोग बात करते हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी या टीम में आप ये नहीं सोचते कि वो इनिंग्स डिफाइन किया है, क्योंकि उसके पहले भी काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट्स, ऐसे ट्रॉफीज जो जीते। 1983 कौन भूल सकता है? मुझे लगता है कि 1983 का जो जीत है, इसके वजह से तो मुझे प्रेरणा मिला है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। 1985 जब वर्ल्ड सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में, सनी भाई के लीडरशिप नहीं, तो इन कॉन्टेक्स्ट में जैसे जो इंपॉर्टेंस 83 वर्ल्ड कप या 83 चैंपियंस ट्रॉफी की रही, वो एक टेस्ट इनिंग्स को मिला, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते कि बहुत बड़ी ट्रॉफी या मुझे लगता है कि जो परिस्थितियों में थे भारतीय टीम, और 274 रन्स बिहाइंड, फॉलो ऑन, पहले टेस्ट मैच जो है 3 दिन में मैच खत्म हो गया था, और स्टीव स्मिथ 16 स्टीव वॉ और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है लगातार 16 टेस्ट मैचेस जीते, और स्टीव वॉ आने से पहले बोले कि ये उनका फाइनल फ्रंटियर है। और उस सिचुएशन से हम निकल के टेस्ट मैच जीते, उसके बाद वो श्रृंखला जीते। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें वो रिकग्निशन मिला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमें सीखने को मिला है उस टेस्ट मैच से और उस टेस्ट सीरीज से, कि आप कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी आप हार नहीं मानेंगे। लास्ट विकेट लेने तक, लास्ट रन स्कोर करने तक आप हार नहीं मानेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन्स, मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ क्रिकेट के लिए लेसन्स है, लेकिन लाइफ लेसन्स मैंने और हमारी टीम ने कोलकाता टेस्ट मैच और वो 2001 ऑस्ट्रेलिया सीरीज से सीखा है। किताब में आपने 2-3 कैरेक्टर, काफ़ी लोगों के बारे में बात की है, 2-3 दिलचस्प कैरेक्टर, जैसे वीरेंद्र सहवाग का आपने इंसिडेंट किया। वो इंसिडेंट आपने बोला कि भाई वीरेंद्र सहवाग आके आपको कहते हैं कि आप 281 की जगह 300 होना चाहिए था, आप नहीं मारोगे मैं मारूंगा। उस कहानी के बारे में बताएं हमारे। देखिए वीरेंद्र सहवाग जो है प्रिय मित्र है मेरे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जिस अंदाज से वो सोचते हैं और उनके ख्याल और विचार, इसी वजह से वो महान खिलाड़ी बनने में कामयाब हुए। लेकिन देखिए अभी भी याद है मुझे, वो टेस्ट सीरीज होने के बाद वनडे सीरीज में वीरू का चयन हुआ था, और फर्स्ट मैच में बेंगलुरु में विकेट भी चटकाया, लेकिन हाथ में उनका मार लगा और फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन टीम के साथ वो ट्रैवल करे पुणे में, और हम पुणे में डिनर, फ्लाइट से उतरने का, होटल में चेक इन करने के बाद डिनर के लिए गए थे। तो उस समय में वीरू ये मुझे बताए थे कि लक्ष्मण भाई बुलाते थे, लक्ष्मण भाई आप मिस कर गए चांस, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 300। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट प्लेयर बनूंगा। और जब तक टेस्ट क्रिकेट भी खेले नहीं थे वीरू, सिर्फ वनडे क्रिकेट, और वो भी जब शुरुआत था उनका करियर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो आत्मविश्वास वीरू को हमेशा अपने काबिलियत, अपने क्षमता के ऊपर था हमेशा। और लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, ये एरोगेंस नहीं, लॉजिकली उनको पता था कि अगर 300 बनाना है तो तेज गति से रन बनाना है। तो वीरेंद्र सहवाग का जो गेम है वो हमेशा छोटे जब से ही तेज गति से रन बनाने का गेम है। तो उसके लिए उनको खुद के ऊपर भरोसा था और आत्मविश्वास था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। किताब में आपने कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोग इंडियन टीम के साथ, जैसे आपने एक जगह जिक्र किया कि MS धोनी किस तरह से बेफिक्र कैरेक्टर है किसी चीज़ को, कि एक बार ज़रूरत पड़ी तो टीम बस वो ड्राइव वो किस्सा आपने डाला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए वो कैरेक्टर, वो इंसिडेंट डिफाइन करता है MS धोनी को। लेकिन कितने कैप्टन्स सोचेंगे, कितने क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स सोचेंगे कि बस जो है ग्राउंड से होटल तक ड्राइव करना, वो MS धोनी है। देखिए MS धोनी महान खिलाड़ी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये
ऐसे एक इंसान है जिसके साथ मैं क्रिकेट खेला, जो क्रिकेट को क्रिकेट के ऐसा ही खेलते हैं, स्पोर्ट के ऐसा खेलते हैं। हम लोग सब, मुझे मिला के भी देखिए, वी ऑल सडनली क्रिकेट जो है गेम से करियर और प्रोफेशन बन जाता है, लेकिन MS धोनी के लिए वो एक लगाव है और स्पोर्ट के जैसे खेलते हैं। एक और चीज़ जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, जो मैं MS किताब में भी लिखा, क्योंकि जब से MS धोनी कैप्टन बने, T20 विश्व कप जीते, उसके बाद टेस्ट मैचेस में भी नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन इन द वर्ल्ड बन गए थे और सक्सेस के ऊपर सक्सेस प्राप्त कर रहे थे, वनडे में हो, T20 में हो या टेस्ट में हो। लेकिन 2011 जो इंग्लैंड का सीरीज था और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज था, बहुत बुरा सीरीज था इंडियन टीम के लिए, और MS धोनी बतौर कैप्टन उनके लिए भी बहुत खराब था। लेकिन उस समय में भी कुछ परिवर्तन मैंने देखा नहीं उनके एटीट्यूड से, उनके एटीट्यूड में या उनके अप्रोच में, और वो देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ मैं। क्योंकि देखिए, मैं जो एक खिलाड़ी था, सीनियर खिलाड़ी ज़रूर था, लेकिन मुझे काफ़ी दुख महसूस हो रहा था, मुझे इमोशनली आई वॉज डिस्टर्ब। लेकिन MS धोनी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं थे, अगर डिस्टर्ब थे भी बाहर बता नहीं रहे थे, और ये चीज़, ये गुण ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो एक सफल कैप्टन बने। क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट के ऐसा अगर आप खेलेंगे तो आप हमेशा एंजॉय करते रहेंगे और बेहतर होते जाएगा, और हर एक गेम में आप जाकर आपका प्रदर्शन अच्छा होते रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का आप एक अलग नाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्या वजह थी? सब लोग बात करते हैं कि बेस्ट टीम थी, आप शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया? आप ऑस्ट्रेलिया में गए, जैसे 281 की बात की आपने, वहाँ पर भी एडिलेड 176 की, वहाँ पर भी राहुल द्रविड़ के साथ एक आपकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई सिमिलर, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। कई बार ये चीज़ होता है कि शायद अगर 281 ही इतनी बड़ी चीज़ थी और कोलकाता, उसके चलते एडिलेड वाले उस इंसिडेंट को उतनी चर्चा नहीं मिलती है। देखिए, मुझे हमेशा अच्छा लगता था जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरा प्रदर्शन अच्छा होता, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया मेरे जनरेशन में, मैं जब खेल रहा था क्रिकेट, सबसे कठिन और टफ ओपोनेंट्स ऑस्ट्रेलियन टीम थी। पहले स्टीव वॉ के अंडर, उसके पहले मार्क टेलर, उसके बाद स्टीव वॉ, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, ये तीनों कैप्टन के अंडर जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, सबसे ज़बरदस्त टीम थी। क्योंकि देखिए उनके पास एक या दो नहीं, 11 या 12 या 15 मैच विनर्स थे जो खुद मैच जिता सकते थे बतौर बल्लेबाज या बतौर गेंदबाज, और उनके खिलाफ अच्छा अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो वो संतुष्ट महसूस करते हैं। और सिर्फ मैंने, अगर आप देखते हैं उस समय भारतीय टीम ही ऐसा एक टीम था जो ऑस्ट्रेलियन टीम को चैलेंज करता था, और हमारा गेम जो है 1 या 2 लेवल ऊपर जाता था जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते थे। तो और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करना मुझे और भी पसंद था, क्योंकि वो विकेट्स मेरे बैटिंग के लिए अनुकूल थे। बॉल जो है तेज़ गति से आता था और बाउंस के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था, और वो मेरा स्ट्रोक प्ले के लिए मददगार था। तो मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट से मैं हमेशा एंजॉय करा ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में बल्लेबाजी करना। 2004 में जिस टीम के साथ आप गए थे, ऑलमोस्ट सीरीज़ जीतने के कगार पर पहुंचे थे, सिडनी में अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। आपने किताब में लिखा है कि 2011 में जब इंग्लैंड का डिजास्टर्स टूर था, 2011 में ये टीम गई थी, गोल्डन बैटिंग जो कह रहे थे, सारा चीज़ था, और आपने लिखा है किताब में कि हमें लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में कभी सीरीज़ नहीं जीतते यहाँ जीत जाते, लेकिन वहाँ पर भी डिजास्टर हुआ, 4-0 से हारे। ये टीम आपको लगता है, जैसे आपने किताब में लिखा है कि जैसे 2011 में धोनी की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो आपका भी सपना पूरा हो गया, भले ही आप टीम में नहीं थे। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक कसक है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हम लोग नहीं जीत पाए, दिस इज द बेस्ट चांस? और मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली, जो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, वो सपना पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए पोटेंशियल है, क्षमता तो है इस टीम में, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि क्षमता और पोटेंशियल के हिसाब से खेले। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले इनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। पहले इनिंग में बतौर बैटिंग ग्रुप अगर एक बड़ा स्कोर आप खड़ा कर देंगे तो ज़रूर जो बॉलिंग पावर है अपनी टीम में वो आसानी से आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल के हिसाब से अगर आप बड़ा स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में खड़ा नहीं करेंगे तो हमेशा आप गेम के पीछे ही रहेंगे और चेस करते रहेंगे और डिफेंसिव सोच के साथ भी खेलना पड़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि द बैटिंग ग्रुप पोटेंशियल के हिसाब से खेले। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जब आप ओवरसीज टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो क्रंच मूवमेंट्स रहते हैं, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स रहते हैं टेस्ट मैचेस में। अगर वो मूवमेंट्स आप जीतेंगे तो टेस्ट मैच का रिजल्ट आपके तरफ आ जाएगा। अब मैंने देखा है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के जो दौरे हुए थे 2018 में, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे भारतीय टीम, लेकिन वो क्रंच मूवमेंट्स जीत नहीं पाए। इसी वजह से टेस्ट मैचेस आ रहे और टेस्ट सीरीज भी आ रही है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो क्रंच मूवमेंट्स जो इंपॉर्टेंट पिवटल मूवमेंट्स है ना, वो जीते भारतीय टीम।
इस टीम में कौन आपको लगता है जो आपको अपनी याद दिलाता, वीवीएस लक्ष्मण जैसा क्राइसिस मैन जो संभाले, स्टाइलिश हो बैट्समैन? देखिए, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको आपको लगता होगा कि झलक नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं समझता हूँ कि किसी दो बैट्समैन सेम हो, थोड़े शॉट्स मिलजुलते हैं लेकिन सेम नहीं होते। लेकिन देखिए गहराई है इस बल्लेबाजी। अजिंक्य रहाणे से कई बार अजिंक्य रहाणे में लोग बोलते हैं कि आपकी झलक, देखिए वो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेले। एक अच्छी चीज़ जो है इस भारतीय बैटिंग लाइनअप में, देयर इज़ एक्सपीरियंस भी है अभी, क्योंकि पिछले दौरे में जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेले और एक्सपीरियंस के साथ, मेरे अनुभव के साथ मैं बोल सकता हूँ कि पहले दौरे जब आप जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, दूसरा दौरा बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या विकेट्स मिलने वाले हैं, क्या से कंडीशंस मिलने वाले, और उसके अनुकूल आप तैयारी करते हैं। सिर्फ टेक्निक और स्किल में नहीं, लेकिन मानसिकता में भी आप तैयारी कर तैयार होकर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो पिछले दौरे का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और देखिए, सिर्फ एक या दो बल्लेबाज के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते, या एक या दो गेंदबाज के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज जो है ना, एक कलेक्टिव एफर्ट अगर होगा जब भी जीत सकते हैं आप। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो टैलेंट है ना और पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट करे परफॉर्मेंसेस में। बट आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे इस इंडियन टीम को या कोहली की टीम को बेस्ट चांस है, क्योंकि पिछले 10 साल में बड़ी टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका ने 2 बार जीता सीरीज़, इंग्लैंड ने जीत लिया है सीरीज़, इंडिया का बेस्ट चांस है? खासकर ये देखते हैं उनके टॉप प्लेयर्स नहीं हैं, इंडिया बेस्ट कंडीशन में नंबर 1 बन के गई, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5 है जो कभी नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाले शायद ये सिचुएशन? नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे हमें किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप टीम की तुलना करते हैं तो भारतीय टीम काफ़ी मजबूत टीम है और ऑस्ट्रेलिया टीम सेटल्ड यूनिट नहीं है। इधर मैं ज़रूर दाद देना चाहूँगा बीसीसीआई को। देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम 1999-2000 ऑस्ट्रेलिया का श्रृंखला के लिए गया था, क्वींसलैंड के साथ हम मैच हार गए थे और ऐसा लग रहा था कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन जैसा सीरीज आगे बढ़ते गया, वो ऑस्ट्रेलिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो डेप्थ है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो कम होते गया। लेकिन अभी अब भारतीय टीम को देखिए, जो गहराई है, बेंच स्ट्रेंथ है, आपका रणजी ट्रॉफी, आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना मजबूत है, आपका इंडिया ए और इंडिया अंडर-19 राहुल द्रविड़ के अंडर है। उसके बाद देखिए आईपीएल की वजह से हर एक युवा खिलाड़ी को मौका मिलता है एवरी मैच फुल हाउस, पैक्ड हाउस के सामने खेलने के लिए। तो वो पैक्ड हाउस के सामने आप जब खेलते हैं तो दबाव जरूर रहता है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि दबाव को किस तरह सोखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप हर एक मैच में आपके फैंस के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं। आपको मौका मिलता है कि दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ या दिग्गज खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो जो ये सब पॉजिटिव्स की वजह से बेंच स्ट्रेंथ भारतीय टीम में ज़्यादा हो गया है। लेकिन आगे सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं है, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। जी हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि दोनों रीढ़ की हड्डी है उनके बैटिंग लाइनअप में, लेकिन 2 खिलाड़ी नहीं है तो इतना घबराहट आप नहीं देख सकते। अगर 2 खिलाड़ी इंजर्ड है तो कौन है बैकअप? तो मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक टफ फेज से गुजर रहा है, तो इसी वजह से वो सेटल लुक नज़र नहीं आ रहा है, खासकर उनके बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में सेटल लुक है, लेकिन पहले भी खेले हैं मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड और नेथन लायन, और पिछले दौरे में भी काफ़ी शतक बनाए भारतीय बल्लेबाज, बड़ा स्कोर भी खड़ा करे। तो मैं यही सोचूंगा कि अगर इस समय अगर आप तुलना करते दोनों टीम में, इंडिया इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर साइड एंड दे स्टार्ट फेवरेट्स। बट लेकिन कई लोगों को लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो इंडिया से बेटर है। आपको लगता है कि जो वैरायटी है उनके अटैक में? इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बेहतर है। अगर आप देखते हैं 5 तेज गेंदबाज है जो तेज रफ्तार से डाल सकते हैं, और हर एक गेंदबाज अलग तरीके से डालते हैं, एक्शन अलग है, उनका अप्रोच अलग है। सिर्फ एक ही चीज़ जो सेम है वो है विकेट लेने की तलाश में रहते हैं। और स्पिनर्स भी 3 अलग स्पिनर्स है, आपके पास रिस्ट स्पिनर है कुलदीप, आपके पास ऑफ स्पिनर है अश्विन, और जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो वैरायटी है। और लेकिन देखिए, हम ये सब चर्चा कर सकते हैं ऑन पेपर, कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग है, ये सब हम बात कर सकते हैं, हु स्टार्ट एज फेवरेट बात कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है ना, वो 5 दिन कौन सा टीम बेहतर खेलता है उसके तरफ ही रिजल्ट हमेशा जाएगा। चलिए एक बार फिर से किताब की तरफ लौटेंगे वीवीएस। आपने कई जगह, नॉट कंट्रोवर्सी लेकिन कई जगह ऑनेस्ट बातें जहाँ पर लिखी, जो किताब मैंने देखा आमतौर पर लोग नहीं कहते। आपने डंकन फ्लेचर की बात की कि डंकन फ्लेचर आए, टीम के साथ जुड़े
और वो नए न्यू ब्लड को खिलाना चाहते थे। आप लोगों से वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी, वहाँ आपसे उन्होंने कहा कि भाई आप बैठ जाइए। वो आपके लिए आसान नहीं था, आपने लेकिन उनको डायरेक्ट बोला कि भाई मैं तो रेगुलर नहीं हूँ, वनडे नहीं खेलता हूँ, T20, मैं टेस्ट मैच नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब ये एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि लक्ष्मण जैसा शरीफ आदमी जिसकी इमेज है, वो ऐसे कोच को कैसे बोल सकता है। वो फेज कैसे निकाला? इस तरह के जो टफ टॉक्स है ये भी आप कैसे कर लेते थे? नहीं देखिए, बाहर वाले को पता नहीं है, लेकिन टीम में सबको पता था कि मैं 2011 ऑस्ट्रेलिया में संन्यास, क्रिकेट से संन्यास लेने वाला था। क्योंकि 2009 और 10 में ही मैं बता दिया था कि 2011 ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर मैं संन्यास लूंगा। तो दैट वाज योर ड्रीम? दैट वाज माय ड्रीम, दैट वाज माय डिसीजन। बट अनफॉर्चुनेटली जो है 2011 में 2 खराब सीरीज गए थे। वो एक इंग्लैंड के साथ 4-0 से हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर 4-0 से हारे। लेकिन डंकन फ्लेचर का वो जो बात था, वो आखिरी टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुंबई में, और कोलकाता टेस्ट मैच में मैं बड़ा शतक बनाया था। तो मुझे पता था कि वो मेरा आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है इंडियन सॉइल में। तो इसी वजह से मैंने उनको बताया था कि आई वांट टू प्ले, बिकॉज जब आप एक ही फॉर्मेट के प्लेयर है तो हर एक मैच महत्वपूर्ण मैच होता है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट मैच होता है आपके लिए। तो इसी वजह से मैंने उनको बताया। देखिए, बाहर लोगों से मैं उतना बात नहीं किया, और यही इसी वजह से ये बुक जो है एक ओपन बुक है, एक ऑनेस्ट बुक है। क्योंकि ये बुक में सिर्फ मेरे परफॉर्मेंसेस के बारे में मैंने नहीं लिखा है। ये बुक में मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, क्या गुजर रहा था, मेरे इमोशंस के बारे में, मेरे डिसीशंस के बारे में, द लॉजिक बिहाइंड दोज डिसीशंस, and also the importance of coaches, the importance of family, the importance of support structure, support system. क्योंकि एक चैप्टर ही पूरा ऐसा है loneliness and laughter बोल कर, क्योंकि क्रिकेट और क्रिकेटर्स लोग समझते हैं कि ग्लैमरस आराम का जिंदगी गुजारते हैं। आपको पता है, आप भी ट्रैवल करते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितने हाइस एंड लोस आप देखते हैं आपके करियर में। तो अगर सफल है तो आपको सक्सेस हैंडल करना भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप फेलियर है या खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं तो आपको बाउंस बैक भी करना मालूम होना चाहिए, हाउ टू हैंडल फेलियर भी मालूम होना चाहिए। और जब आप विदेशी ज़मीन में जाकर खेलते हैं और आप भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, टीम भी खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो माहौल जो ड्रेसिंग रूम में खराब हो जाता है। तो ये सब किस तरह मैंने हैंडल किया है, किस तरह मेरा सपना मैंने पूरा किया है ऑफ प्लेइंग फॉर द कंट्री, क्या प्रोत्साहन मुझे मिला है मेरे पेरेंट्स से, मेरे कोचेस से, मेरे अंकल से। तो ये सब जो है सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए ही नहीं ये बुक लिखा है मैंने, ये पूरा जर्नी शेयर करने के लिए ही लिखा है। लेकिन एक बात जो मतलब मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, कई बार हम लोग चर्चा भी करते हैं, आप रेयर क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कहा था शराफत, आप बहुत शरीफ रहे हैं, सब लोग आपके बारे में, लेकिन इस शराफत का नुकसान हुआ। कई बार लगता है कि भाई आपको जैसे टीम में अंदर बाहर हुए, कई बार आपकी लॉबिंग उस तरह से नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, या इवन मीडिया में भी जिस तरह से जो हाइप क्रिएट होनी थी, जितने बड़े प्लेयर आप थे उस तरह से नहीं। आप कभी हाइंड साइड में, चूँकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, IPL देखते हैं, कॉमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, आपको लगता है कि शायद आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तरीके से मार्केट करते, थोड़े से सेल्फिश होते, जैसा कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता है, दूसरी फील्ड में होता है तो आपका करियर कहीं कुछ और रहता है, आपको इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद आपको ऐड नहीं मिले, ये सारी चीज़ें कई बार लोग एग्जाम्पल भी इन दैट वे देखे, यार इतना भी ज़्यादा लक्ष्मण की तरफ शरीफ मत बन जाओ कि अपना नुकसान हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत नेचुरल था, और जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहेंगे उतना ही आप आनंद उठा सकते हैं आपकी ज़िंदगी से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड क्रिकेट छोड़ने के बाद काफ़ी लोग अलग लोग के पास एक डिफरेंट परसेप्शन होता है, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद नॉट इवन वंस मैं कुछ रिग्रेट करा, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव डन एंड आप क्या अचीव करें आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी से, तो वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। आप लोगों के लिए नहीं जीते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि देखिए, आप ये मैंने पहले 4 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब मैं खेला है, जब मैंने सीखा है कि आप जो है लोगों का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए खेलेंगे या जिएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खुद के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, और हमेशा वो एक्सपेक्टेशन, अगर आप टीम गेम में है और शामिल है, तो वो एक्सपेक्टेशन टीम के एक्सपेक्टेशन से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं हमेशा मेरे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए ही खेल रहा था और जी रहा हूँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई फुलफिल माई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं था
जहाँ पे मैंने मेहनत नहीं की, एक दिन भी ऐसा नहीं था जहाँ पे आई डिडंट प्रिपेयर द बेस्ट आई कुड। सो अगर मैं प्रिपेयर नहीं किया सही तरीके से या शॉर्टकट्स लिया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो रहेगा कि आई डिडंट डू जस्टिस टू द अपॉर्चुनिटी आई गॉट। बट बिकॉज मेरा वर्क एथिक्स अच्छा था, बिकॉज मेरा कमिटमेंट अच्छा था, मुझे कभी भी वो रिग्रेट नजर नहीं आया। और देखिए आई ऑलवेज सी पॉजिटिव्स। कितने लोग 100 से अधिक टेस्ट मैचेस अपने देश के लिए खेले, बहुत कम लोग के लिए, और मुझे वो मौका दिया गया। सो आई ऑलवेज विल बी इंडेप्टेड टू गॉड, क्योंकि भगवान जो ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शवर करते गए, कर रहे हैं भी अभी, तो वो देखकर मुझे अच्छा लगा। आखिरी 2 सवाल विवेक, काफ़ी वक्त दिया आपने। एक सवाल जो आपने किताब में लिखा है बड़ी ईमानदारी से, और मैं ये क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, कोई जो लोग आपको सुन रहे हैं, कई यंगस्टर आपको सुन रहे हैं जो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, आपने लिखा है कि नंबर 3 पे बैटिंग करना आपको पसंद था, राहुल द्रविड़ भी नंबर 3 पे। आपने वो बड़े ईमानदारी से आपने कहा कि राहुल द्रविड़ शायद उस नंबर पर कुछ ज़्यादा उन्होंने जस्टिफाई किया, लेकिन कलकत्ता में आपको मौका मिला तो आप काफ़ी खुश थे। तो कई बार एक ऐसी चीज़ आती है, चाहे आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपका दोस्त जो आप चाहते हैं कि वो भी अच्छा करे, आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर है लेकिन आप भी बेहतर हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, उसमें क्या आप कहना चाहेंगे कि उसको आप कैसे, जैसे आपने नंबर 3 पे बैटिंग की 281, लेकिन उसके बाद आपने नंबर 3 नहीं किया रेगुलरली, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप अपने ऑफिस कॉलेजेस में कैसे आप जीते हैं, और फिर वो दोस्ती भी बरकरार रहती है, कैसे चलते हैं इस पथ पे, कैसे चलते हैं? देखिए यही एक खूबी है टीम गेम की, क्योंकि टीम गेम में जो है हर एक लोग को जो उनका मनपसंद पोजीशन है वो नहीं मिलेगा, और मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बल्लेबाज है जो नंबर 3 में बल्लेबाजी कर सकता है 4-5 जो केपेबल है नंबर 3 में बल्लेबाजी, लेकिन एक ही तो जाकर वो पोजीशन में खेल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या टीम आपसे चाहता है, उस हिसाब से आपको तैयार होना है, उस हिसाब से आपको आपका प्रदर्शन से दिखाना है। तो मेरा फेवरेट पोजीशन जो है हमेशा नंबर 3 रहा है, लेकिन राहुल द्रविड़ भी एक दिग्गज बल्लेबाज, उस पोजीशन में उनकी कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस प्रदर्शन रहा है, तो वो हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो कंपटीशन है ना, आपका हमेशा जो है विपक्षी टीम के साथ होने वाला है, आपके कोलीग के साथ नहीं। तो जो रोल टीम ने मुझे दिया है, वो रोल को मैं किस तरह मैं निभाऊंगा, और क्या वो निभाने के लिए मैं तैयारी सही तरीके से कर रहा हूँ, क्या वो निभाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और वो रोल के लिए मैं कमिटेड हूँ या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से गर्व की बात यह है विमल की नंबर 3 मेरा फेवरेट पोजीशन है। मैं ओपनिंग पोजीशन भी 4 साल किया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे पता चल गया कि वो रोल जरूर एक चुनौती वाली रोल थी, लेकिन 2 इनिंग या 2 टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन खराब होने के बाद मैं ड्रॉप हो जाता था, और उसका कारण ये बता देते कि ये नॉन रेगुलर ओपनर है। तो इसी वजह से मैंने निर्णय लिया कि मैं ओपन नहीं करूँगा, और मिडिल ऑर्डर में आप नंबर 3 से लेकर नंबर 6-7 तक आपको खेलने के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। और घर की बात यह है कि 60% मेरे जो रन है वो नंबर 6 पोजीशन में मैंने बनाया टेलेंडर्स के साथ, और एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे मेरा गेम सूट नहीं होता है, क्योंकि नंबर 6 में आप देख लीजिए कहीं भी विश्व में नंबर 6 या नंबर 7 खिलाड़ी के पास वो गेम होना चाहिए जो आसानी से वो छक्के मार सकता है, वो पावर गेम। वो मेरा ताकत वो नहीं था। मेरा ताकत था कि प्लेसमेंट, मेरा ताकत था मैं टच प्लेयर था, तो गैप्स ढूंढने में मैं कामयाब अगर होता तो मुझे बाउंड्रीज आसानी से मिलते। बट नंबर 6 में जब आप बल्लेबाजी करते हैं गैप्स बहुत कम मिलते, तो इसी वजह से गर्व की बात यह है कि नंबर 6 में अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा है, और टीम के हिसाब से, टीम के नीड्स के हिसाब से आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आप कंप्लेन नहीं कर सकते, टीम गेम में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो इंडिविजुअल गेम खेलिए। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल था, आपने ओपनर वाली बात की, तो ये आप जब 22-23 साल के युवा थे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं ये नहीं करूँगा? इंडियन टीम में तो जैसे हमने देखा वीरेंद्र सहवाग को मौका नहीं था, उन्होंने बोला मैं ओपनर बन जाऊँगा, ये रेयरिटी था। आपने बोला कि मैं क्रिकेट भले मुझे ना खेलने मिले मिडिल, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से था? और ये चीज़ कई लोगों के लाइफ में होती है कि मनचाही चीज़ें नहीं मिलते, लेकिन टू से नो कि नहीं मैं ये तो नहीं करूँगा, ये क्लैरिटी कैसे थी? सबसे मुश्किल निर्णय डिसीजन मेरे करियर में वो था, क्योंकि 2000 की बात है, 167 बनाने के बाद अगले टेस्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में था, वो दोनों इनिंग में मैं स्कोर नहीं किया था, उसके बाद टीम के बाहर ड्रॉप हो गया था मैं एक बार फिर। तो पहले 4 साल ना मैं टीम के अंदर आता था, फिर 2 मैचेस के बाद टीम के बाहर जाता था प्रदर्शन खराब होने के बाद। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि देश के लिए मैचेस जिताना चाहूँगा मैं, और
अगर मैचेस जिताना है तो मुझे कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 में खेलना है। और मुझे लगा कि देखिए कंसिस्टेंटली मैं प्लेइंग 11 में जब भी खेल सकता हूँ जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो मैं निर्णय लिया कि मुझे अभी ओपन नहीं करना है, अगर नहीं खिलाएंगे तो मैं सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के जैसा मेरा जीवन गुजारूंगा मैं। टफ डिसीजन था, लेकिन देखिए जब से मैंने क्रिकेट खेलने का जो निर्णय लिया है और जब से मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे वो एनकरेज करे 17 ईयर्स, मैं हमेशा जो है मेरा दिल की बात सुनता हूँ। और मेरा मानना है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे मेरा दिल की बात मैंने सुना है। और वो दिल की बात जो है ना, मुझे लगता है कि भगवान का आवाज़ है। तो 2000 में भी मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एनी मोर, जो भी हो देखा जाएगा। आई हैव टू, मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि अगर वो एंजॉयमेंट फैक्टर आप गेम से निकल जाएगा, आपके गेम से निकल जाएगा, तो आपका प्रदर्शन जो है ना खुद ब खुद कम होते जाएगा। तो अल्टीमेट थिंग जो है, आई वांटेड टू एंजॉय द गेम, मज़ा उठाना चाहता था मेरे गेम से, और वो मुझे लगा कि मिडिल ऑर्डर में ही वो सही पोजीशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए वीवीएस लक्ष्मण, और उम्मीद करते हैं आपकी किताब कई बार हिंदी के जो दर्शक हैं या जो रीजनल लैंग्वेज वो चाहेंगे कि भाई इंग्लिश में किताब है, हिंदी में आएगी, इसका ट्रांसलेशन कब तक आएगी? आने वाली है, प्लान में तो है, पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन मतलब है, मतलब जो हिंदी और तेलुगु में। ओके, चलिए, दोनों लैंग्वेजेस में। तो फिलहाल हमारे जितने दर्शक हैं हिंदी वाले वो उसको ही पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी वाले एडिशन का भी इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।